जय हिंद प्यारे छात्रों, भाषा संगम में पुनः आपका एक बार स्वागत है। मैं जय सर जयनंदन राणा। आज की वीडियो में मैं क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, वह भी हैंड रिटिन, स्वहस्त लिखित। इस प्रश्नोत्तरी पर जाएंगे उसके पहले यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हों जिसमें मैंने 10 ऑप्शनों का हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था, लाइन बाय लाइन हमने उसको समझने की कोशिश किया था, इसका भावार्थ किया था, तो उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो वह पिछला वीडियो जो है वह 17 मिनट का वीडियो होगा संभवतः, उसको आप जरूर देख लेंगे। तो अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। हमने हर प्रश्न का हमने हिंदी अनुवाद कर लिया है। मेरा मानना है कि भली भांति क्वेश्चन समझना जरूरी है। यदि आप भली भांति क्वेश्चन नहीं समझ सकते हैं तो उत्तर देना आपके लिए मुश्किल होगा, बल्कि कुछ उत्तर दे ही नहीं पाएंगे, गलत सा उत्तर दे देंगे। तो अब आते हैं 10 ऑप्शनों रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? पर तिनके क्या हैं? What does the poet say has changed his mood? कवि क्या कहता है उसके मूड को किस चीज ने चेंज कर दिया, मन स्थिति को किसने चेंज कर दिया। और इसी में एक और है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? कवि का मूड, कवि का मन स्थिति कैसे चेंज हो गया। और इसका उत्तर में आते हैं, ये डस्ट ऑफ स्नो इज टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, अर्थात बर्फ के महीन महीन तिनके हैं। These tiny particles move in air। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, छोटे छोटे कण हैं, महीन महीन कण हैं, वो हवा में मूव करते हैं, हवा में बहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। They preach on trees, roads and ropes etc। और वो ट्री हो, रोड हो, छत हो, ऐसे जगह पर वे क्या करते हैं, प्रीत कर जाते हैं, जम जाते हैं। ये डस्ट ऑफ स्नो ब्रिंग्स एक्सेसिव कोल्डनेस। ये डस्ट ऑफ स्नो जब आ जाता है तो अतिशय ठंडक आ जाती है। अब अगला है कि कैसे किस चीज ने चेंज कर दिया उसके मूड को। द पोएट इज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। A crow came there and sat down on the branch of the tree। एक कौवा आया और उसके ट्री के ब्रांच पर, हेमलॉक ट्री के ब्रांच पर वह बैठ गया। Some dust of snow fell on the poet which changed his mood। और कुछ बर्फ के तिनके जैसे ही हेमलॉक ट्री के डाल पर जैसे ही बैठा, वैसे ही बर्फ के कुछ तिनके गिर गए और उसी तिनके ने कवि के मूड को चेंज कर दिया। अब है हाउ, कैसे चेंज हो गया। बर्फ का तिनका तो गिरा, लेकिन चेंज कैसे हो गया। Perhaps the poet's mood was in very tense situation, thinking about the dark side of life। समझता है, कवि टेंस सिचुएशन में था, कसमकस में था, दुख में था, वेदना में था, तनावग्रस्त स्थिति में था। अबाउट थिंकिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जीवन के अंधेरे पक्ष, नकारात्मक बातों को सोच सोच करके उसका दिमाग तनावग्रस्त हो गया था। He was sad and repented a lot to see the happenings around him and the world। वह सैड था, दुखी था, खिन्न मन में था, पश्चाताप कर रहा था बहुत ही,
जो कुछ वह देख रहा था अपने चारों ओर, अपने इर्द गिर्द, और वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ होता हुआ जो देख रहा था, जो उसके मुताबिक नहीं हो रहा था, उसको देख करके वह खिन्न था, चिंतित था, तनावग्रस्त स्थिति में था। बट द फॉलिंग ऑफ स्नो चेंज हिज मूड, लेकिन बर्फ का तिनका जैसे ही गिरा, उस तिनके ने उसके मूड को, उसके मनस्थिति को चेंज कर दिया। नाउ ही केम आउट ऑफ द इमेजिनेटिव वर्ल्ड एंड इंटर्ड इनटू द रियल वर्ल्ड, और जो वह एक काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ था, उस दुनिया से बाहर निकला और एक रियल वर्ल्ड में, एक वास्तविक दुनिया में वह आ गया। नाउ ही कुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि बर्फ के तिनके बह रहे थे, बर्फ जमे हुए थे, चारों ओर उजाला उजाला ही था, सफेद 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 ही था। कभी उसका आनंद नहीं उठा रहा था, क्योंकि वह एक अलग अलग सी दुनिया में वह खोया हुआ था। लेकिन जैसे बर्फ के तिनके गिरे, वह एक रियल वर्ल्ड में आ गया और उसका मूड चेंज हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? इस कविता में फ्रॉस्ट, जो कवि हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पूरा नाम, वे नेचर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उपस्थित करते हैं, किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वे क्वेश्चन आपको मदद करेंगे इन प्रश्नों का, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि कैसे नेचर को उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया है। तो देखिए दूसरा का पहला, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? ऐसे कौन से पक्षी हैं जो प्रायः नाम लिए जाते हैं, अर्थात मेंशन किए जाते हैं, किसमें? पोएम्स में, कविताओं में। फिर कहता है, डू यू थिंक ये क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि कौआ मेंशन किया जाता है, कौवे का नाम लिया जाता है, कौवे का वर्णन किया जाता है कविताओं में? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? जब कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पर किस तरह की बात उभरती है? तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बर्ड्स, कि कविताओं में किन पक्षियों के नाम लिए जाते हैं, अर्थात ऐसे ऐसे पक्षी जिसको जगह दिया जाता है कविताओं में, पोएम्स में। तो उत्तर देखिए इसका, birds having beautiful voice and beautiful appearance are often named in the poems। तो ऐसे पक्षियों का मेंशन किया जाता है कविताओं में जो देखने में सुंदर हो, ब्यूटीफुल अपीयरेंस हो, और जिसका वॉइस ब्यूटीफुल हो, अर्थात सिंगिंग बर्ड्स हो। सच ब्यूटीफुल और सिंगिंग बर्ड्स आर कक्कू, पैरोट, स्वान, पिजन, नाइटिंगेल, पीकॉक, ईटीसी। ऐसे जो सिंगिंग बर्ड्स हैं, ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी हैं, वो कौन कौन हैं? कक्कू हैं, पैर, कोयल, तोता, हंस, पिजन, कबूतर, नाइटिंगेल, बुलबुल, पीकॉक, मोर, ये सब सुंदर दिखने वाले हैं, आवाज निकालने वाले। कक्कू आवाज निकालने वाली, भले ही काली है, सुंदर आवाज निकालने वाली है। पैरोट सुंदर भी है और मानव का आवाज को ज्यादा नकल करता है। स्वान सुंदर है और सुंदरता होने के कारण माता सरस्वती का वाहन है। पिजन हर घर में रहने वाला है, आवाज भी बहुत सुंदर है। नाइटिंगेल बुलबुल, इसकी आवाज सुंदर है। पीकॉक नाचने वाला पक्षी है, सुंदर भी है, बहुरंग उसका पंख है। तो ऐसे पक्षियों का नाम कविताओं में अक्सर लिया जाता है। कहते हैं क्या कौवे को मेंशन किया जाता है? अगले क्वेश्चन में
नो, आई डोंट थिंक ये क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि कौवे का मेंशन किया जाता है इसमें, कविताओं में। रंग काला और इसकी आवाज रुखरा, क्राइंग क्राइंग कर्कश आवाज करने वाला पक्षी है, इसलिए इसका इसको कविताओं में जगह अक्सर नहीं मिलता। अब किस तरह का की बात दिमाग में आती है जब कौवे के बारे में सोचते हैं तो, ए क्रो हैज नाइदर ब्यूटीफुल अपीयरेंस नॉर इट्स वॉइस इज स्वीट। कौवे की बात है तो ना तो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, और ना तो इसका वॉइस ही स्वीट है, मधुर है। इट इज ब्लैक एंड इट्स वॉइस इज हॉर्स। यह पक्षी काला है, काला होने के साथ साथ इसकी आवाज जो है हॉर्स है, कर्कश आवाज है, रुखड़ी है। इट इज कंसिडर्ड एन अनऑस्पिशियस बर्ड। इसको समझा जाता है अनऑस्पिशियस बर्ड, अर्थात यह शकुनदायक पक्षी माना जाता है, उसकी आवाज के चलते, उसके ब्लैक अपीयरेंस के चलते। फिर एक क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? पुनः हेमलॉक ट्री क्या है? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? क्या कहते हैं? हेमलॉक ट्री क्या है? पोएट ने सुंदर सुंदर ब्रिज, जैसे ब्यूटीफुल ब्रिज, जैसे मैपल हो, ओक हो, पाइन हो, ऐसे ऐसे वृक्षों का नाम लेने छोड़ करके हेमलॉक ट्री का नाम क्यों लिया? कौन सी खासियत के चलते उसको लिया? तो इसका उत्तर है, पोएम को भली भांति आप समझ चुके हैं। तो ये हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। हेमलॉक धतूरा एक पॉइजनस, एक नशीला सा वृक्ष है। दिस ट्री इज वेरी फिट टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द पोएट। यह ट्री फिट है कवि के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आप जान लें कि पेड़ जो है वो इंटॉक्सिकेटेड है, इसके फल में, इसके फूल में, इसके पत्ते में ये नशा पैदा करने वाला ये चीज है हम लोग। अब कवि का मूड कैसा है? कवि का मूड भी विषाक्त हो चुका है। वह सुबह से सोचता रहा है आलतू फालतू की बातों को। वह एक सकारात्मक चीज के बारे में सोच रहा है, न उससे वह नकारात्मक चीज से बाहर निकल पा रहा है। दिस ट्री इज फिट टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द पोएट। कवि के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए वही ट्री, अर्थात जो हेमलॉक ट्री है, वही फिट है, वही योग्य बैठता है। ही इज ग्रीव्ड एंड ही इज इन ए टेंस मूड। वह दुखी है और वह तनावग्रस्त स्थिति में है। सो ए हेमलॉक ट्री फिट्स वेल अकॉर्डिंग टू द पोएट सिचुएशन। कवि के सिचुएशन के अनुसार वही पेड़ जो है वह फिट बैठ रहा है। इट इज व्हाई द पोएट डजंट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्रीज लाइक ए मैपल और एन ओक और ये पाइन। ये जो मैपल है, ओक है, पाइन है, ये सब जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, देवदार के वृक्ष हैं, चीड़ के वृक्ष हैं, इन सब वृक्षों का नाम नहीं लेता, बल्कि नाम लेता है, किसका नाम लेता है? लेता है हेमलॉक ट्री का नाम लेता है। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं, यही दोनों से संबंधित है। व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट?
जॉय और सरो। क्या कहता है? क्रो कौवा और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? जॉय आनंद का या सरो का? फिर आगे है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रॉस सेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? कहता है जो डस्ट ऑफ स्नो जो गिरता है कवि के ऊपर, वह किस चीज का द्योतक है, किस चीज का परिचायक है? आते हैं प्रश्न के उत्तर में। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड रिपेंटेंस एंड डिप्रेस्ड मूड ऑफ द पोएट। क्रो जिसके बारे में वर्णन कर चुके हैं, यह अपशकुनदायक पक्षी है। हेमलॉक ट्री एक नशायुक्त पौधा है, ट्री है। ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज का? सोरो दुख का, रिपेंटेंस पश्चाताप का, और डिप्रेस तनावग्रस्त स्थिति का। किसी का? और ये इस मूड में है कौन? कवि है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द cross sex of a hemlock tree stands for joy and optimistic feelings that change the sad and depressed mood of the poet। तो क्या कहता है? The dust of snow है that the dust of snow that the cross sex of dust of snow, जिसको कौवा हिला करके नीचे गिरा देता है, ठीक है, वह हेमलॉक ट्री से वह स्टैंड करता है किसी का? वह द्योतक है जॉय का एंड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग का, आशावादिता का, आशावादी भावना का। दैट चेंज द सैड एंड डिप्रेस्ड मूड ऑफ द पोएट। इसने चेंज कर दिया है कवि की मनस्थिति को, जो सैड स्थिति में था और डिप्रेस्ड स्थिति में था, तनावग्रस्त स्थिति में था। अगला परीक्षा के लिए नहीं है, फिर भी जान लें। हैव यू बीन देयर व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपके साथ भी कोई ऐसी स्थिति आई जब आप आशाविहीन और होपलेस महसूस किए हो, उम्मीद विहीन महसूस किए हो, और डिप्रेशन अर्थात तनावग्रस्त स्थिति में महसूस किए हो? हैव यू एक्सपीरियंस ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या आपने ऐसा मूड, ऐसी स्थिति का आपने ऐसी सिमिलर, ऐसी ही एक जैसी स्थिति का आपने महसूस किया समय का, जिस तरह से कवि का मूड चेंज हो गया था, इसी तरह से इसका भी, तुम्हारा भी, आपका भी मूड चेंज हो गया होगा। तो आप कभी तनावग्रस्त स्थिति में रहे कि नहीं, क्यों रहे, और उसका हल कैसे निकला? दिस डिपेंड्स ऑन यू। आप ही बता पाएंगे। तो इसलिए है आंसर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अपने अनुभव के अनुसार इसका उत्तर बताएं। तो इस तरीके से मुख्य रूप से दो ही क्वेश्चन है इसमें। जो पहला है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट हैज चेंज्ड द मूड ऑफ पोएट, हाउ वाज इट चेंज्ड। नंबर 1 का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें से प्रश्न संख्या 1 में 3 क्वेश्चन है, तो तीनों अलग अलग भी पूछ सकता है। और दूसरा है, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। खास करके ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप सबके सब पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में इसकी समाप्ति हो गई। समरी इसके पहले का था, इस बार प्रश्नोत्तर हुआ। अब अगले वीडियो में इसके दूसरे पॉइंट में फायर
एंड आइस में आएंगे और उसका भी कंप्लीट समरी करने के बाद उसका भी नोट्स आपको उसी तरह से देंगे।